हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम आव्यूह के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है सहखंडज आव्यूह और उसके गुण, और दूसरा टॉपिक जो है डियर स्टूडेंट्स उसका नाम है व्युत्क्रम आव्यूह, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स, और उसकी भी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहले से बता दे रहा हूं कि आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा लेंदी हो जाए, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स खूब धैर्य के साथ बैठिए और एक एक टॉपिक को ध्यान से समझ करके अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपको ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। आइए डियर स्टूडेंट्स फटाफट से अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारा होगा सहखंडज आव्यूह। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था आप लोगों को, और हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स सहखंडज आव्यूह, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडज्वाइंट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? एडज्वाइंट मैट्रिक्स। आइए समझते हैं कि एडज्वाइंट मैट्रिक्स क्या होता है और इसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को जरूर से जरूर देखा होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सहखंड आव्यूह बताया था, याद करिए। हमने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स सहखंड, याद करिए आप लोग, क्या नाम था उसका? सहखंड आव्यूह, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते थे कोफैक्टर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, और वहां पर आपको बताया गया था किसी भी वर्ग आव्यूह के सहखंडों से बना आव्यूह सहखंड आव्यूह कहलाता है, जिसे हम लोग डियर स्टूडेंट्स a⁻c से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते थे। इससे हम लोग इसको प्रदर्शित किया करते थे। ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अब आप समझिए सहखंड आव्यूह मींस सहखंडज आव्यूह एडज्वाइंट मैट्रिक्स क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ए कोई वर्ग आव्यूह है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड a⁻c इज सहखंड, मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो जो सहखंड आव्यूह होता है उसका जो ट्रांसपोज होता है, उसका जो परिवर्त होता है, उसी को ए का एडज्वाइंट कहा जाता है। मैं समझाता हूं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के समझाऊंगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ये समझिए डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं कि यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह हो, तो इसके, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, इसके किसको? सहखंडज आव्यूह को ऐसे एडीजे ऑफ ए एडज्वाइंट ए से प्रदर्शित करते हैं। समझते चलना आराम से क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? प्रदर्शित करेंगे, मींस इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। आराम से समझते चलिए। हमने आपको बताया कि यदि कोई ए जो है, अगर कोई वर्ग आव्यूह है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो हमारा इसका सहखंडज आव्यूह है, मींस जो एडज्वाइंट है, उसको एडीजे ऑफ ए से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं। जहां ये एडीजे फाइंड कैसे करा जाता है ये भी समझिए। जहां ये एडज्वाइंट ए, एडीजे ऑफ ए जो होगा वो a⁻c का कॉम्प्लीमेंट होता है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, इसका क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ट्रांसपोज होता है, परिवर्त होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई वर्ग आव्यूह दिया गया है, तो सबसे पहले उस वर्ग आव्यूह के किसको फाइंड करें? सहखंडों को ज्ञात करें। उस सहखंडों को ज्ञात करके उससे सहखंड आव्यूह बनाएं, और जो सहखंड आव्यूह आएगा, जब उस सहखंड आव्यूह का हम परिवर्त फाइंड करेंगे, उसका जब हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो जो मैट्रिक्स, जो आव्यूह हमें प्राप्त हो जाएगा, वह उस आव्यूह का क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स? उस आव्यूह का क्या? एडज्वाइंट कहलाएगा, एडज्वाइंट मैट्रिक्स कहलाएगा, सहखंडज आव्यूह को। समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एक एग्जाम्पल के माध्यम से खूब बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाता हूं कि एडज्वाइंट क्या होता है।
एडजॉइंट समझ में आ जाएगा तो उसी के एक स्टेप आगे जब हम लोग बढ़ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स तो हमें ए इनवर भी समझ में आ जाता है। तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, बस लगातार लेक्चर में बने रहिएगा। अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किए हो ना, बहुत चालाक हो आप लोग, लेक्चर को लाइक करिए और दोस्तों के साथ पहले शेयर करिए जिससे हम क्लास को और अच्छे तरीके से पढ़ा सकें आप लोगों को। ठीक है, करिए। चलिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि ए इक्वल टू हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, 7 है, 5 है, 9 है, 2 है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम ए के सहखंडों को ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, ए के सहखंड लिखिए। ए का सहखंड A11 होगा, ये और ये छूटेगा तो कितना आएगा 2। A12 होगा तो ये और ये छूटेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -5। फिर हम A21 लिखेंगे तो ये और ये छूटेगा तो कितना आएगा -9। फिर A22 हम लोग बोलेंगे तो ये और ये छूटेगा कितना आएगा 7 आएगा। जिस एलिमेंट की बात करते हैं वो जिस रोज इस कॉलम में होता है उसको छोड़ करके जो बचता है उसको चिन्ह के साथ लिखा जाता है। हमने बताया था चिन्ह प्लस माइनस ऐसे करके होता है। अगर आप लोगों को ये अच्छे से नहीं क्लियर हो रहा है तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। वैसे मैंने चैनल पे इस आप व्यू चैप्टर की प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सारे लेक्चर को एक साथ मैंने कर दिया है। अगर कोई भी लेक्चर आप लोगों का मिस हुआ तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आगे चल के आपको समस्या ना हो। क्योंकि अभी आपके 1-2 टॉपिक जो और पढ़ाए जाएंगे वो सब आप व्यू से ही रिलेटेड हैं। तो अगर आपको आप व्यू नहीं तैयार होगा डियर स्टूडेंट्स तो आगे बहुत सारी समस्या आपको होने वाली है। तो कुल मिला के ये आ गया। अब हम लिखेंगे, अब आप क्या करिए, यहाँ पर सहखंड आप व्यू लिखिए। ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर सहखंड आव्यूह लिखेंगे तो सहखंड आव्यूह को a⁻c से दिखाया जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा, ये डियर स्टूडेंट्स हमारा होगा 2 -5 -9 और 7। ये हमारा हो गया a⁻c जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग इसका कोफैक्टर मीन्स ये सहखंड आव्यूह है। अब समझिए सहखंड आव्यूह जब आ गया तब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए जो होगा वो इसी का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा, परिवर्त होगा। मतलब इसकी पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में जब हम परिवर्तित कर देंगे तो जो हमें आव्यूह प्राप्त होगा वो इसका क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। देखिए समझिए कैसे, एडजॉइंट ए इक्वल टू a⁻c ये था ना, इसको चेंज कर दो तो यहाँ जाएगा 2 और आएगा -5 फिर -9 और 7। ये आपका हो जाएगा आंसर और यही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स एडजॉइंट। अब ये जो एडजॉइंट ये है, ये हमारे पास कितनी भी कोटि का आव्यूह है, 2 × 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है तब भी निकालेंगे, 3 × 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तब भी निकालेंगे, 4 × 4 कोटि का वर्ग आव्यूह है तब भी निकालेंगे, 5 × 5 कोटि का वर्ग आव्यूह है तब भी। मतलब जितनी भी कोटि का वो आव्यूह होगा हम लोग क्या करेंगे, उसको आसानी से ज्ञात करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया वो एग्जाम्पल द्वितीय कोटि की आव्यूह का था, क्योंकि हमें यहाँ पर आपको समझाना था, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना था। ठीक है, अभी मैं तृतीय कोटि का भी एक लेकर के एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है। अगर हमें किसी आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है, अगर हमें किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस आव्यूह के जो एलिमेंट्स हैं, उस आव्यूह को जो अवयव है उनके सहखंडों को ज्ञात करेंगे। फिर उनके सहखंडों का प्रयोग करके हम एक आव्यूह बनाएंगे। फिर उस आव्यूह का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। ये आपकी प्रोसेस है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ डियर स्टूडेंट्स, वो है सहखंडज आव्यूह के गुण। टॉपिक है सहखंडज आव्यूह के गुण। ठीक है, सहखंडज आव्यूह के गुण। ठीक है, जिसको बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जो मेन है उनको आप लोग समझ लीजिए। डियर स्टूडेंट्स की यदि ए एक यन कोटि का, ध्यान दो, कहेंगे यदि ए किसी यन कोटि का वर्ग आव्यूह हो तो। अब यन कोटि क्यों कहे, क्योंकि भैया एन कोटि का मतलब हुआ आव्यूह 2 × 2 कोटि का भी हो सकता है, 3 × 3 कोटि का हो सकता है, 4 × 4 कोटि का भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, पहली कंडीशन होती है कि a इंटू एडजॉइंट ए, ये प्रूफ करने के लिए भी आएगा, a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू होगा a इंटू क्या डियर स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए एक साथ लिख लेंगे ऐसे हम लोग, इक्वल होगा एडजॉइंट ए इंटू ए के, और ये जो होगा आई के इक्वल आ जाएगा। a इंटू एडजॉइंट ए करो या एडजॉइंट ए इंटू आई करो, मीन्स अगर हम
किसी भी वर्ग आव्यूह को उसके सहखंडज आव्यूह से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, तत्समक, है ना, तत्समक आव्यूह है, या जिसको हम लोग इकाई आव्यूह कहते हैं। अब अगर ये हमारा वर्ग आव्यूह जो ए था वो दूसरी कोटि का होगा तो यहाँ आई की वैल्यू क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स, 1001 आएगी। अगर ये तीसरी कोटि का होगा तो क्या होगा, 1000100001, ये आपको वहां से जा करके मिलेगा। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी और यही आखिरी प्रॉपर्टी है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आपको ध्यान रखना है। जब हम किसी भी आव्यूह को उसके सहखंडज आव्यूह से, उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वहां पर इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, फाइंड हो जाता है, जिसको हम लोग आई से दिखाते हैं। और वो कितनी कोटि का होगा, उतनी ही कोटि का होगा जितनी कोटि का हमारा वर्ग आव्यूह था जिसका हम लोग फाइंड कर रहे थे, सहखंडज हम लोगों ने जिसका फाइंड किया था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था सहखंडज आव्यूह। आई होप आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं डियर स्टूडेंट्स कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। देन उसी के बिहाफ पर हम लोग व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं डियर स्टूडेंट्स कि व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है। कौन सा आव्यूह, व्युत्क्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिबल। एक होता है इन्वर्टिबल, एक होता है नॉन इन्वर्टिबल। तो जो इन्वर्टिबल होगा डियर स्टूडेंट्स उसी का आप लोग फाइंड कर पाएंगे क्या, व्युत्क्रम, नहीं तो आप लोग उसका व्युत्क्रम फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसी के हिसाब से ही आपको और सारी डेफिनेशंस हम यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहले हम लोग समझेंगे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। पहला है हमारा अव्युत्क्रमणीय, समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे, अव्युत्क्रमणीय। ठीक, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए क्या होता है ये, जैसे सपोज करो डियर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ए कोई वर्ग आव्यूह है तो किसी वर्ग आव्यूह का सारणिक बनता है, ऐसा हमने आपके साथ डिस्कस किया था। वर्ग आव्यूह को क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, सारणिक बनता है, ऐसा हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 हो जाए तो वह आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स कहलाता है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स, इसमें कुछ हमको कन्वर्स कुछ प्रॉब्लम लग रही है, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आप व्युत्क्रमणीय की इंग्लिश मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन में लग रही है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि व्युत्क्रमणीय में नॉन सिंगुलर, चलिए कोई बात नहीं, चलने जो लिखा है ठीक है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स की थोड़ी इंग्लिश हम लोग किसी और बुक में देख लेंगे बाद में, आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, हिंदी तो ठीक ही है। तो कहते हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास कोई वर्ग आव्यूह है, कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसके सारणिक मान 0 हो जाए, ध्यान दीजिए, कहते हैं यदि किसी वर्ग आव्यूह ए के सारणिक का मान 0 हो तो आव्यूह ए क्या कहलाएगा बच्चों, आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर मॉड ए की वैल्यू जो है वो 0 होगी। अगर मॉड ए की वैल्यू 0 हो गई तो वो क्या कहलाएगा, अव्युत्क्रमणीय कहलाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, पहले द्वितीय कोटि का एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको इसको समझा देता हूँ। जैसे डियर स्टूडेंट्स ए इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 4, ठीक है, 2 यहाँ हो गया 8, सही है। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करिए, क्या आएगा, डिटर्मिनेंट लिखोगे तो ऐसे 1 4 2 8 हो जाएगा। फाइंड करिए इसकी वैल्यू तो आ जाएगा 8 - 8, तो यहाँ पर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, अर्थात ए एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। एक कैसा आव्यूह है,
अव्युत्क्रमणीय, ठीक है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गई बातें, इसको आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, एक बात यहाँ पर नोट ध्यान रखना है, अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं व्युत्क्रम आव्यूह या जिसको हम बोलेंगे प्रतिलोम आव्यूह या जिसको हम लोग इनवर्स बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक विशेष चीज़ ये ध्यान रखनी है डियर स्टूडेंट्स कि हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नोट में ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या कि अव्युत्क्रमणीय ठीक आव्यूह का प्रतिलोम आप कह सकते हैं इसको, या इसी को डियर स्टूडेंट्स व्युत्क्रम कहा जाता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स, ठीक, नहीं ज्ञात किया जा सकता, नहीं ज्ञात किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, अभी आप लोग आगे देखेंगे कि जब हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमको दिया जाएगा किसी भी दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करो, उसका प्रतिलोम ज्ञात करो, मीन्स उसका इनवर्स ज्ञात करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस वर्ग आव्यूह के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। अगर उस वर्ग आव्यूह के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस सिचुएशन में आप ध्यान रखेंगे कि उसका व्युत्क्रम, उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा और वो इनवर्स निकाला भी नहीं जाएगा। तो निकाला कब जाएगा, जब डियर स्टूडेंट्स वो व्युत्क्रम आव्यूह होगा। ये समझते हैं कि हमारा ये व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, नहीं व्युत्क्रमणीय कहिए, व्युत्क्रमणीय, वो अव्युत्क्रमणीय था, इसको हम बोलेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन यही हो रहा है कि इसकी इंग्लिश ये, इसकी इंग्लिश ये होनी चाहिए। आपके पास जो बुक होगी उसको देखिएगा, मेरे में यही लिखा हो, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका जस्ट अपोजिट है। अगर हम किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात करें, ध्यान दें, अगर हम किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान ज्ञात करें और उस वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान 0 ना हो, समझ रहे हैं, उसके सारणिक का मान 0 ना हो, तो वह आव्यूह क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। आप कहेंगे यदि किसी वर्ग आव्यूह ए के सारणिक का मान 0 माने 0 ना हो तो ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है, ठीक। यहाँ अर्थात करके लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ जो होगा हमारा मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस केस में उसकी वैल्यू 0 होती है, इस केस में उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए, ए इक्वल टू 5 4 1 2, ठीक। अब यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए, तो क्या आएगा, 5 4 1 2 फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 10 - 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कुल मिलाकर के 6। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, विच नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं है। इसलिए जो आव्यूह है क्या है, व्युत्क्रमणीय है, नॉन सिंगुलर, इसको इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इतनी बातें सभी लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब आप एक बात जरूर सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर जो आप एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल 2x2 कोटि का ही लेकर के कर रहे हैं। जब 3x3 कोटि का एग्जाम्पल आप लेंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जब आप यहाँ पर 3x3 कोटि का एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे तो ये प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। तो डोंट वरी, अभी हम लोग एक्सरसाइज में उसको करने वाले हैं। अभी हमारा मेन उद्देश्य जो है वो कंसेप्ट को समझाना है कि सखंडज आव्यूह क्या है, व्युत्क्रमणीय क्या है, अव्युत्क्रमणीय क्या है। और आइए आज के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पहुँचते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है इसको अगर आप सीख लेते हैं तो ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होएगा। और मैं ये बताऊं कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएंगे। और ये इस टॉपिक की, मतलब कह सकते हैं इस चैप्टर की ये जान है ये टॉपिक।
ठीक है, ये टॉपिक इस चैप्टर की जान है पूरी तरीके से। ये टॉपिक आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिएगा। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। टॉपिक का नाम है डियर स्टूडेंट्स व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कहेंगे या इसको हम लोग प्रतिलोम कहेंगे। ठीक है, और इसको डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश में हम बोलें तो इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इसको इनवर्स मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? इनवर्स मैट्रिक्स बोलेंगे। आइए हम समझते हैं कि पहले इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि किसी भी आव्यूह का, या वो वर्ग आव्यूह, पहली चीज तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह तब ज्ञात किया जा सकता है जब वो व्युत्क्रमणीय हो, मीन्स उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो। अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो वो अव्युत्क्रमणीय हो गया, और जब अव्युत्क्रमणीय हो गया तो उस सिचुएशन में उसका व्युत्क्रम निकालना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर निकालना पॉसिबल है तो उसका व्युत्क्रम कहलाता क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान से, कहते हैं कि यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ध्यान दे डियर स्टूडेंट्स, यदि ए क्या होना चाहिए? व्युत्क्रमणीय। यदि ए व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह, यदि ए व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह हो तथा बी इसी क्रम का ऐसा आव्यूह हो कि a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए इक्वल टू आई। ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन है तो b को a का व्युत्क्रम, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रतिलोम, या जिसको हम क्या बोलेंगे? इनवर्स आव्यूह कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, अर्थ इसे ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, इसे ए इनवर्स से प्रदर्शित, ए इनवर्स से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अर्थात समझते चलना, अर्थात यहाँ पर हमारा जो b होगा वो ए इनवर्स के इक्वल होगा। ये भी समझिए, ये इसका मतलब ये भी है कि अगर इसको यहाँ लिख दें तो a इंटू ए इनवर्स इक्वल होगा ए इनवर्स इंटू ए के बराबर आई के। अब इसको थोड़ा आप लोग कम समझ पा रहे होंगे, मैं आपको समझाता हूँ कि ए इनवर्स कहते किसे हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा गया कि यदि ए कोई व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह, व्युत्क्रमणीय का मतलब यह है कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो ये व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, और व्युत्क्रमणीय नहीं होगा जिसका व्युत्क्रम निकालना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए पहले आपको बताया गया कि यदि ए कोई व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है तो, तथा बी जो है इसी क्रम का ए का ऐसा आव्यूह है कि a इंटू बी इक्वल होगा b इंटू ए इक्वल होगा i की। i का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? i का मतलब ये है तत्समक आव्यूह। क्या है डियर स्टूडेंट्स? तत्समक आव्यूह, या इसको हम लोग इकाई मैट्रिक्स भी के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे हमारे पास कोई आव्यूह a दिया है डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सही है, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया है, तो इसका ए इनवर्स कौन होगा? जैसे एक ऐसा आव्यूह ज्ञात करें जिसको इस आव्यूह से जब गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाए? आई प्राप्त हो जाए, तत्समक आव्यूह प्राप्त हो जाए। तो जिस आव्यूह से इसको गुणा किया जाएगा वो आव्यूह जो होगा वो इसका क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम कहलाएगा। वो इसका क्या कहलाएगा? इनवर्स कहलाएगा। मतलब किसी भी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह में जिस आव्यूह से गुणा करने पर हमें तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है, वही गुणा किया जाने वाला आव्यूह ही इसका क्या कहलाता है? प्रतिलोम कहलाता है।
क्लियर हो गया, जिसको हम लोग ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब बात यह उठती है कि किसी भी दिए गए वर्ग आव्यूह का वर्ग व्युत्क्रमणीय आव्यूह, क्योंकि व्युत्क्रमणीय होगा तभी उसका हम लोग व्युत्क्रम ज्ञात कर पाएंगे। किसी भी दिए गए वर्ग व्युत्क्रमणीय आव्यूह के व्युत्क्रम को हम ज्ञात कैसे करते हैं, तो आइए उसको मैं आपको समझाता हूं। यहां पर आप नोट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, किसी भी आव्यूह ए का जो ए इनवर होता है उसका व्युत्क्रम जो होता है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपान में मॉड ए। इसका मतलब यह है डियर स्टूडेंट्स कि जब हम किसी भी आव्यूह के सहखंडज आव्यूह को उसके सारणिक के मान से डियर स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें उस वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम प्राप्त हो जाता है। अभी मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं व्युत्क्रम आव्यूह के गुण, तब मैं एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हम किसी भी दिए गए वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अभी आप देख लीजिएगा व्युत्क्रम आव्यूह के गुण, व्युत्क्रम आव्यूह के गुण, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके गुण क्या हैं? तो पहली प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी दिए गए आव्यूह का इनवर निकालें फिर उसी का इनवर निकालें तो ये वही आव्यूह प्राप्त होगा। पहली प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स ए इनवर का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो डियर स्टूडेंट्स ए के ट्रांसपोज के इनवर के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी आव्यूह का, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, किसी वर्ग आव्यूह का पहले इनवर्स निकालें तब उसका ट्रांसपोज निकालें, या पहले ट्रांसपोज निकालें तब इनवर निकालें, दोनों केस में उसकी वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, सेम होगी। अगला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए बी का होल इनवर इक्वल होता है बी इनवर इंटू ए इनवर की। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ए और बी दो वर्ग आव्यूह हैं जो कि व्युत्क्रमणीय हैं और हम उन दोनों आव्यूह को मल्टीप्लाई करके तब उनका हम प्रतिलोम ज्ञात करें तो जब वैल्यू आएगी या उनका प्रतिलोम ज्ञात करके तब मल्टीप्लाई करें तो उनका क्रम बदल दिया जाएगा, उसके गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। इसको कहा जाता है कि दो व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूहों के गुणनफल का प्रतिलोम उनके प्रतिलोमों के व्युत्क्रम क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। ये है डियर स्टूडेंट्स व्युत्क्रम आव्यूह के गुण और व्युत्क्रम आव्यूह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये डियर स्टूडेंट्स जो व्युत्क्रम आव्यूह का कंसेप्ट है ये अभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आगे चल के अभी जब हम लोग समीकरण को हल करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो वहां पर भी इस टॉपिक का डियर स्टूडेंट्स यूज होता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे जरूर से जरूर। अब आइए मैं आपको समझा देता हूं कि किसी भी दिए गए वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम को हम लोग किस तरीके से ज्ञात करते हैं, जिससे अब हम लोग अच्छे से अपने एक्सरसाइज को हर एक प्रकार की क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर की समाप्ति हो पाएगी। ठीक है, आइए हम आपको प्रोसेस सिखाते हैं डियर स्टूडेंट्स व्युत्क्रम आव्यूह निकालने की क्रिया विधि। क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने की क्रिया विधि। आराम से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। डेफिनेशन तो मैं आपको बता चुका हूँ, अब जब एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाऊंगा तो आपको और भी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ फाइंडिंग इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक, इनवर्स मैट्रिक्स को फाइंड करने की मैकेनिज्म क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, आइए समझिए, ध्यान दीजिएगा। स्टेप फर्स्ट हमारे पास जो आव्यूह होगा वो कैसा आव्यूह होगा, वर्ग का। आराम समझिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो हम लोग डिस्कस, अभी तक तो डेफिनेशन थी, ठीक है, इसी का यूज़ करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास जैसे हम लोग क्या है, तो सबसे पहले उस आव्यूह के डिटर्मिनेंट की वैल्यू मतलब मॉड ए हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम अभी करके दिखाएंगे एग्जाम्पल लेकर के। सबसे पहले हम लोग उस दिए गए वर्ग आव्यूह के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। अब इसमें दो केस आएगा। आप देखिए, दूसरा आप कहेंगे इफ मॉड ए इक्वल टू 0 देन
उस सिचुएशन में क्या होगा, ए इनवर जो होगा वो नॉट पॉसिबल होगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा, कुल मिलाकर के फाइंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अव्युत्क्रमण ये हो जाएगा। दूसरे केस में मतलब अगला केस होगा उसमें क्या होगा, इफ मॉड ए डज नॉट इज इक्वल टू 0, अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आई तो क्या होगा, देन ए इनवर क्या होगा, पॉसिबल होगा। जब ए इनवर पॉसिबल होगा तो इस केस में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, आगे हम प्रोसेस को बढ़ाएंगे। इस केस में आगे प्रोसेस को नहीं बढ़ाना है, वहीं पर काम समाप्त हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ए फाइंड करना है, ज्ञात करना है। एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करना होगा आप लोगों को, ए इनवर फाइंड करना होगा। ए इनवर का फार्मूला होगा एडजॉइंट ए अपान में मॉड ए, मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू से जब उसको डिवाइड कर देंगे तो एडजॉइंट ए हमें ए इनवर हमें मिल जाएगा। अब एडजॉइंट ए कैसे फाइंड किया जाता है ये ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और आपको हम समझा चुके हैं। तो क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे। लेकिन उसके पहले हमें ये देखना होगा कि इसका ए इनवर मीन्स इस दिए गए आव्यूह का इनवर एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। अगर उसका इनवर एग्जिस्ट करता है तभी उसको हम लोग फाइंड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल के माध्यम से ये प्रोसेस मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे हम किसी भी दिए गए आव्यूह के व्युत्क्रम को डियर स्टूडेंट्स ज्ञात करेंगे। अभी मैं कोई बुक का ही एग्जांपल लेता हूं और उसी से आप लोगों को डिस्कस करके दिखाता हूं कि व्युत्क्रम हम लोग कैसे ज्ञात करें। देखिए व्युत्क्रम जो है वो दूसरी कोटि का भी ज्ञात किया जाता है, तीसरी कोटि का भी ज्ञात किया जाता है। जनरली जब एग्जाम में आएगा तीसरी कोटि का ही आएगा, लेकिन मैं अभी ये सोच रहा था कि कोई दूसरी कोटि का ही हमें एग्जाम्पल मिल जाता तो उसी के व्युत्क्रम को ज्ञात करके मैं आपको दिखाता तो ज़्यादा अच्छा होता, और जब ढूंढेंगे तो मिलेगा क्यों नहीं। आइए देखिए, पहले हम लोग एक आव्यूह ले लेंगे ए इक्वल टू, देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। 4 है, 3 है, 2 है और 5 है। ठीक, ये हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है। तो हमने क्या सिखाया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए निकालिए, मॉड ए जब फाइंड करेंगे तो 5 4 जा 20 और 3 2 जा 6। तो मॉड ए की जो वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आएगी, 14 आ जाएगी, विच नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ए इनवर इज पॉसिबल है ना, ए इनवर एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर पॉसिबल है, ए इनवर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब ए इनवर को फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट ए निकालना होगा। एडजॉइंट ए को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोफैक्टर्स को फाइंड करना होगा, सहखंडों को ज्ञात करना होगा। तो सहखंड का मतलब a11 है, तो ये और ये छूटेगा तो a11 की वैल्यू 5 आएगी। फिर a12 मतलब ये और ये छूटेगा तो -3 आएगा। उसके बाद फिर a221 ये और ये छूटेगा तो -2 आएगा। फिर हम a22 की अगर बात करेंगे तो ये और ये छूटेगा तो 4 आएगा। आपको समझाया जा चुका है कि सहखंड को हम कैसे ज्ञात करते हैं। ये ज्ञात हो जाएगा तो अब क्या करोगे, नाउ आपको a⁻c मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा। तो 5 होगा, -3 होगा, -2 होगा और 4 होगा। अब आप एडजॉइंट निकालेंगे, समझते चलिए। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। आप समझते चलिए आराम से। तो एडजॉइंट ए डियर स्टूडेंट्स हमें कितना मिल गया, इसका ट्रांसपोज करो, 5 -3 -2 और 4 क्या मिल गया हमें, इसका एडजॉइंट मिल गया। अब जब एडजॉइंट मिल गया तो अब मैंने आपको सिखाया है कि ए इनवर कैसे ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर का फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स कि एडजॉइंट ए को हम किससे, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब आप समझिए ध्यान से, दिस इज इक्वल टू या दिस इंप्लाइज दैट क्या है इसकी वैल्यू 14। तो 1/14 यहाँ हो जाएगा और यहाँ 5 -3 -2 और 4। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो उस नंबर से उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, भाग देना होता है। तो आइए हम लोग करते हैं। यहाँ पर ए इनवर जब हम फाइंड करेंगे तो 14 से जा करके डिवाइड होगा, तो यहाँ 5/14 हो जाएगा, -3/14 हो जाएगा, -2/14 हो जाएगा और यहाँ 4/डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यही इसका ए इनवर होगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो इसको और इसको
मल्टीप्लाई कर लीजिए, अभी आपको तत्समक आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। जब इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, तत्समक आव्यूह प्राप्त होगा। आइए हम चेक करके आप लोगों को दिखा देते हैं। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स ये हमें जो प्राप्त हुआ है ये इसका क्या है, इनवर्स। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तो हम आपको 2 गुणे 2 कोटि के वर्ग आव्यूह को लेकर के ही फाइंड करना सिखा रहे थे। अक्सर जब 3 गुणे 3 कोटि का वर्ग आव्यूह होता है तो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है और बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमारा आंसर आया या नहीं आया। तो आप अपने आंसर की चेकिंग कर सकते हैं। देखिए कैसे, ए की वैल्यू जो आपको मिली है डियर स्टूडेंट्स 4325, ये पहले से गिवन थी। ए इनवर्स जो हमने फाइंड किया है वो 5/14, ठीक है, और -3/14 और -2/14 और 4/14 ये हमें मिला हुआ है। अब हम क्या करते हैं, a इंटू ए इनवर्स, ये हमें i मिलना चाहिए 4325। अब यहाँ पर 5/14 -3/14 -2/14 और 4/14 करिए। a इंटू ए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको इसके साथ करेंगे तो 5 चौके 20, 20/14 ये हो जाएगा, और ये इसके साथ करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो कितना मिल जाएगा आपको, देखिए -6/14 ये आपको मिल जाएगा, सही है। और फिर इसको इसके साथ लेके आएंगे तो -8 होगा और +8 यहाँ /14 और यहाँ /14। अब इसको लेके इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से सभी लोग, किसको किसके साथ, इसको हम इसके साथ लेके आएंगे तो 15/14, फिर -15/14 आ जाएगा। इसको इसके साथ करोगे तो -6/14 होगा और फिर में प्लस में 20/14 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो आपको मिलेगा a इंटू ए इनवर्स इक्वल, यहाँ आ जाएगा आपका 14/14 और यहाँ आएगा आपका यहाँ आपका आएगा 0, यहाँ आपका आएगा 0, यहाँ पे सॉल्व करेंगे देखिए तो आएगा 14/14। फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0, यहाँ 0 और यहाँ 1। आप देखिए ध्यान से क्या हुआ, a इंटू ए इनवर्स जो हुआ वो i के क्या आ गया, इक्वल आ गया। और यही तो डेफिनेशन थी कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल होना चाहिए, a इनवर्स इंटू ए के इक्वल होना चाहिए i के। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अभी मैंने क्या किया, a इंटू ए इनवर्स ही किया है। अगर आप a इनवर्स इंटू ए भी करते हैं तब भी आप देखेंगे i ही प्राप्त होगा। इसका मतलब हमने इस प्रोसेस के दौरान जो a इनवर्स फाइंड किया है, जो इस आव्यूह का प्रतिलोम फाइंड किया है वो क्या है, करेक्ट है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी दिए गए वर्ग आव्यूह का अगर वो व्युत्क्रमणीय है, मींस अगर उसका प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम फाइंड करना पॉसिबल है तो उसके व्युत्क्रम को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब डियर स्टूडेंट्स हमने जो भी एग्जाम्पल लिए बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए। जब हम 3 गुणे 3 कोटि का वर्ग आव्यूह लेकर के उसका प्रतिलोम फाइंड करते हैं तब हमें थोड़ी सी समस्या का समाधान, थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अभी डियर स्टूडेंट्स आइए एक बार हम लोग अपने रिजल्ट पर डिस्कस करते हैं। आज का हमारा रिजल्ट क्या रहा, आज के हमारे इस लेक्चर का कंक्लूजन क्या था, इसका निष्कर्ष क्या निकला, आइए थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स आपको हम बताएं हमेशा के लिए आप इसका मन बना लीजिए कि आप ऑफलाइन क्लास लेंगे या ऑनलाइन क्लास लेंगे। क्लास को एज अ मूवी, एज अ सीरियल, एज अ वेब सीरीज आपको नहीं देखना है कि आप देखे मोबाइल किनारे रखे काम खत्म, ऐसा नहीं, तब तो कोई मतलब ही नहीं उसका निकला। जो आपने देखा, जो आपने उसको किया, वो आपको आया कितना, समझ में आ जाना। मैं हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूं कि कोई भी टॉपिक समझ में आ जाना वो अलग मैटर है, उस टॉपिक को आप खुद से कर लेंगे ये अलग मैटर है। तो उस टॉपिक को आप खुद से तभी कर पाएंगे जब आप उसको करके देखेंगे, मतलब करने का उसको प्रयास करेंगे। इसलिए किसी भी लेक्चर के समाप्ति के पश्चात मोबाइल रखिए और उसके बारे में सोचिए कि आज सर ने क्या क्या पढ़ाया और उसमें से मुझे क्या क्या आया, उसको एक कलर कॉपी में लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, लिखना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमारा फुल कंसंट्रेशन वहाँ नहीं होता, लेकिन लिखते समय हमारा फुल कंसंट्रेशन वहाँ होता है। तो हमेशा कंक्लूजन करें। तो क्या क्या हमने आज पढ़ाया आप लोगों को, सबसे पहला टॉपिक आज हमने आपके साथ डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स, सहखंडज आव्यूह ना। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही था, सहखंडज आव्यूह, जिसको हमने बोला एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये हमने आपके साथ डिस्कस किया, आपको याद होगा, आप एक बार रिकॉल करिए। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। फिर हमने आपको सिखाया डियर स्टूडेंट्स कि व्युत्क्रमणीय क्या होता है, व्युत्क्रमणीय क्या होता है। फिर हमने आपको बताया कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है ना, व्युत्क्रमणीय। और इसमें आपको बताया गया कि जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा उसी का व्युत्क्रम निकलेगा,
जो हमारा अव्युत्क्रमणीय अवयव होता है उसका व्युत्क्रम हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया डियर स्टूडेंट्स कि प्रतिलोम अवयव या व्युत्क्रम अवयव या इनवर्स मैट्रिक्स हम लोग किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। फिर हमने किसी भी दिए गए अवयव को, किसी भी दिए गए मैट्रिक्स को प्रतिलोम को फाइंड करने की क्या प्रोसेस थी ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। वो प्रोसेस भी आप लोगों ने समझा होगा। क्या समझा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें किसी भी दिए गए वर्ग व्युत्क्रमणीय अवयव, मतलब अगर कोई वर्ग अवयव है और वो व्युत्क्रमणीय है तब भी उसका व्युत्क्रम, तभी उसका प्रतिलोम निकालना पॉसिबल होगा, नहीं तो उसका प्रतिलोम निकालना पॉसिबल ही नहीं होगा, तभी उसका हम प्रतिलोम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें कोई अवयव ए दिया है उसका हमें व्युत्क्रम फाइंड करना, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो उस केस में उसका व्युत्क्रम एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका व्युत्क्रम, उसका प्रतिलोम अर्थात उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा और उसे हम लोग नहीं निकालेंगे। सेकेंड केस था कि अगर उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हुई, इसका मतलब वह अवयव व्युत्क्रमणीय है, उसका व्युत्क्रम, उसका प्रतिलोम निकालना पॉसिबल है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम उस अवयव के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, वो तो निकाल ही चुके थे। अब हम लोग उस अवयव के जितने भी अवयव्स हैं उन सभी के सभी अवयव, उन सभी के सभी एलिमेंट्स के सहखंडों को प्राप्त करेंगे। उसके बाद उन सहखंडों से एक अवयव बनाएंगे, फिर उन सहखंडों का जब परिवर्त निकालेंगे तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा, है ना। और जब हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा तो जब उस एडजॉइंट ए को हम उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें ए इनवर मिल जाएगा, क्योंकि ए इनवर इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए हमारा फार्मूला होता है। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, हर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। और डियर स्टूडेंट्स, आज की इसी लेक्चर के साथ आपके चैप्टर फर्स्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे के सारे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। उसके बाद इस चैप्टर की समाप्ति होगी और नए चैप्टर की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और लेक्चर को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।